एवरीवन वेलकम बैक टू नवधा क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएड का टॉपिक ग्लोबलाइजेशन एंड एजुकेशन। तो अगर हम बात करें ग्लोबलाइजेशन है क्या, ग्लोबलाइजेशन एक तरीका है जिसके अंदर हम अलग अलग कंट्रीज़ जो है आपस में जोड़ के बिजनेस करते हैं, यानी कि सामान का एक्सचेंज होता है। ये जो एग्जाम्पल है स्टार्ट हुआ था यूरोप से और आजकल पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। मतलब सारी की सारी जो इकोनॉमीज़ है वर्ल्ड की वो इंटीग्रेट हो गई है, मतलब मिल गई हैं और एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं। इकोनॉमीज़ यानी कि बिजनेस करते हैं हम सारे मिलके एक साथ। इस अब हम क्यों करते हैं? इंडिया में ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट आया था 1991 में। एक्चुअली आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया की इंडस्ट्रीज जितना हमने सोचा था उतनी डेवलप नहीं हो पाई, जिसके कारण इंडिया पुअर हो रहा था। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने डिसाइड करा कि इंडिया के अंदर हम जितने भी ट्रेड बैरियर हैं हटा देंगे और हम फ़ॉरेन की कंपनीज़ को कहेंगे कि इंडिया में आए और अपनी यूनिट्स को सेटअप करें। तो हाँ, 1991 में उन्होंने डिसाइड करा कि वो लिबरलाइजेशन करेंगे, यानी कि ट्रेड बैरियर हटा के सब कुछ लिबरल कर देंगे और अब जितनी फ़ॉरेन कंपनीज़ हैं वो इंडिया में आएंगे और अपने फैक्ट्रीज लगाएंगे। इसका फ़ायदा ये, जो इंडिया में इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहे थे वो अब सॉल्व हो जाएंगे। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ? इसका फ़ायदा ये हुआ कि हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ बहुत ही ज़्यादा डेवलप कर गई और मार्केट भी अच्छी हो गई, जिससे हम काफ़ी बेनिफिशियल है और आज हमारी इकॉनमी काफ़ी स्टेबल हो गई है। इसके फ़ायदे भी पढ़ लेते हैं। अभी हमने पढ़ा कि ग्लोबलाइजेशन क्या है। इंडिया में ग्लोबलाइजेशन कब अडॉप्ट करी, मतलब लिबरलाइजेशन 1991 में आई थी और इसका हाँ हमें फ़ायदा हुआ, हमारी इकॉनमी बेटर हो गई। इसके कुछ फ़ायदे हैं। फ़ायदे यही हैं जैसे मैंने बताया कि काफ़ी बेटर हो गया है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ आ गई, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। अब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ यानी कि फ़ॉरेन कंपनीज ने हमारे देश में पैसा इन्वेस्ट करा, यानी कि कैपिटल इन्वेस्ट करा, और जितना पैसा बाहर वाले देशों से हमारे देश में आएगा उतना हमें फ़ायदा होगा। नेक्स्ट, स्पीड। स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि पहले खाली एक या दो कंपनीज होती थी, अब उसकी जगह 10 से 20 कंपनीज है। जितनी ज़्यादा कंपनीज होगी उतनी ज़्यादा प्रोडक्ट और वैरायटी होगी, उतनी ज़्यादा कंपटीशन भी होगा और उनकी प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी। जो सामान जो 10 दिन में बना रहे थे अब वो 5 दिन में बनाएंगे कंपटीशन करके। तो हाँ, इससे स्पीड भी इंक्रीज़ हो गई है। अगला, फ़्लो। फ़्लो क्या है? खाली गुड्स के फ़्लो के साथ साथ टेक्नोलॉजी का भी फ़्लो हुआ, यानी कि जितने भी एडवांस कंट्रीज़ थी, डेवलप कंट्रीज़ थी, वहाँ से जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ में आ गई। कंसेप्शन, अगर हम कंसेप्शन की बात करें कि जैसे टेक्नोलॉजी भी आई है तो डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई हर चीज़ की, क्योंकि आजकल चाहे आईटी टेक्नोलॉजी की बात करें या मशीन टेक्नोलॉजी की बात करें, उसके कारण डिमांड बढ़ी है प्रोडक्ट्स की और डिमांड बढ़ने से मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ गई है। इससे एटीट्यूड काफ़ी अच्छा हो गया क्योंकि अब हम खाली एक छोटे लेवल पे नहीं, हम ग्लोबल लेवल पे सोच रहे हैं, यानी कि हम जितनी भी तरक्की करेंगे वो एक ग्लोबल लेवल पे करेंगे और इससे जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके बीच के फ्रेंडली रिलेशनशिप भी बढ़ जाते हैं। हाँ, फ़ायदे के साथ साथ कुछ नुकसान भी है ग्लोबलाइजेशन का, जैसे कि जब बाहर से फ़ॉरेन कंपनीज़ आई, उन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई, उसके कारण जो हमारे यहाँ की लोकल फैक्ट्रीज़ थी उनको बहुत बुरा असर पड़ा, क्योंकि जो फ़ॉरेन कंपनीज़ थी उनकी मशीन अच्छी थी, उन पर ज़्यादा फंड्स थे, तो वो ज़्यादा जल्दी सामान बना रहे थे और कम प्राइस पे बना पा रहे थे। लेकिन हमारे यहाँ के जो लोकल मैन्युफैक्चर थे, वो एक तो उनका टाइम पीरियड ज़्यादा था, वो कम टाइम में सामान नहीं बना पा रहे थे क्योंकि इतनी लेबर या इतनी मशीनरी उनका साथ नहीं दे रही थी, और दूसरा उनको वो जो प्रोडक्ट बना रहे थे वो महंगा बन रहा था उन एज़ कम्पेयर टू फ़ॉरेन कंपनीज़ का। तो हाँ, इससे हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा। अगला, डिक्लाइन क्या है? पहले जो गरीबी आई थी, यानी कि थोड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे, उससे रिच और पुअर यानी कि अमीर और गरीब में गैप बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। लेकिन जब इंडस्ट्रीज़ आई और उन्होंने जॉब्स वगैरह की प्रोविज़न दी तो उससे गैप में थोड़ा सा इफ़ेक्ट हुआ। लेकिन हाँ, पहले जब ग्लोबलाइजेशन हुआ ये गैप काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था क्योंकि एम्प्लॉयमेंट की भी प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अगला, अगर हम बात करें रिसोर्सेज की, रिसोर्सेज में हमें ये एक नुकसान है, जो हम डेवलप कंट्रीज़ होती हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़, वो डेवलपिंग कंट्रीज सारा रॉ मटेरियल बनाती है और वो सारा सस्ता रॉ मटेरियल बड़ी कंपनीज जो है डेवलप कंट्रीज़ में है वो ले लेती हैं। इससे हमारी कंट्री को ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, लेकिन हाँ, वो हमारे से सस्ता रॉ मटेरियल लेके उस जो सामान बनाते हैं उसको महंगे प्राइस पे बेचते हैं, तो उनको ये फ़ायदा होता है। तो हाँ, ओवरऑल हमारी कंट्री से रिसोर्स भी जा रहे हैं और हमें नुकसान भी हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन।
अब बात करें ग्लोबलाइजेशन की एम्स क्या हैं, क्यों हमने ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट करा। पहला, नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। अगर हम स्टडीज़ के बात में करें तो जितने भी टीचर्स हैं, क्लासरूम हैं या फिर जो टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस है वो ग्लोबल हो गया है। इससे काफ़ी ज़्यादा लिबर्टी मिल गई है लोगों को कि अब वो काफ़ी ज़्यादा फ्री हो गए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कल्चर की, तो सारे कंट्रीज़ के जो कल्चर हैं वो एक साथ मिल गए हैं। इससे सारे एक दूसरे के कल्चर को एक्सेप्ट करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। और इसको और प्रमोट करने के लिए हमने स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम चलाए हैं या फिर फॉस्टर इंटरनेशनल गाइडलाइंस भी डेवलप करी है, जिसमें बच्चे जो है एक कंट्री से दूसरी कंट्री पढ़ने जाते हैं, अपना कल्चर भी वहाँ लेके जाते हैं और उनके कल्चर को भी एक्सेप्ट करते हैं। अगर हम बात करें लिंक, तो हाँ, हमारा एजुकेशन जो सिस्टम है ग्लोबलाइजेशन के कारण काफ़ी ज़्यादा लिंक हो गया, ग्लोबल लेवल पे, विलेज लेवल पे और कंट्रीज़ लेवल पे भी। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।